दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गूहर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। लोकसभा का चुनाव कहें तो बिल्कुल सर पर है और आने वाले 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन में आप मान लें तो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है। इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दल भी तैयारियां कर रहे हैं। राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए, यानी कि एनडीए जिसकी सरकार आज देश की सत्ता पर है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, तो उसके सामने चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है। हालांकि पिछले दिनों ऐसा लगता था कि जैसे इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो रहा है, टूट रहा है, लेकिन अगर हाल ही में देखें तो पिछले 2 दिन से जो चल रहा है उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो दल टूट कर कहीं बिखर रहे थे वो वापस इकट्ठा होने लगे हैं। जो सीट शेयरिंग पर जो कहीं ना कहीं टसल्स थी वो लगभग पूरी होती जा रही हैं। और ऐसे में जब लोकसभा का सत्र चला था पिछले दिनों, और लोकसभा के सत्र की बात हो या सेशन के बाहर जहां जहां कहीं भी प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही हैं, वहां प्रधानमंत्री जाते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। पहले आप खुद सुनिए कि लोकसभा में क्या बोल रहे थे। 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। और अब ये सुनिए रेवाड़ी की सभा में प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, अब की बार 400 पार। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। तो चाहे वो जनता के मैदान हो यानी कि सड़क हो और या फिर वो संसद का मैदान हो, प्रधानमंत्री हर जगह कहा करते रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और इस 400 पार करने के लिए तमाम प्रकार की कोशिशें भी एनडीए द्वारा की जा रही थी, तमाम प्रकार के प्रयास भी मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे थे। उसके अंदर चाहे वो विपक्षी गठबंधन को छिन्न भिन्न करना हो, चाहे वो भारत रत्न की पॉलिटिक्स हो जिसके तहत कि कुछ इस प्रकार के काम किए जाए जिससे कि विपक्षी गठबंधन को तोड़कर अपने साथ मिला लिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार को साथ मिलाने में सफलता तो मिली थी। अब वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा नीतीश कुमार और बिहार को लेकर भी। चर्चाएं ये थी कि जयंत चौधरी भी आ सकते हैं जो फिलहाल तक तो रुके हुए हैं। चर्चाएं तो आंध्र प्रदेश की भी थी, इन सबके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन अब की बार 400 पार और साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा था संसद के अंदर कि 370 सीटें तो अकेली बीजेपी जीत लेगी।
और उसके बाद 30 सीटें उन्होंने छोड़ी थी अपने जो गठबंधन की और 37 पार्टियां हैं, क्योंकि 38 गठबंधन में पार्टियां हैं एनडीए में, और बाकी गठबंधन की अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए उन्होंने 30 सीट छोड़ी। सोची कि 30 सीट तो वो भी ले आएंगे अगर 370 बीजेपी ले लेगी तो, और इस प्रकार वो नारा दिया गया 400 पार का। हालांकि 400 पार की बात करना या 400 की सीटें लेना अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे तो ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा जो उन्होंने टारगेट रखा मोदी जी ने कि ऐसे टारगेट कभी अचीव नहीं हुए। ऐसा नहीं कि जो 400 का टारगेट प्रधानमंत्री ने अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के लिए 30 सीट लेने का छोड़ा, ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस टारगेट को तो राजीव गांधी के नेतृत्व में एक बार कांग्रेस पहले ही पार कर चुकी है। याद कीजिए 1984 का वो चुनाव जिसके अंदर कि इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद, जो इंदिरा गांधी जी के बलिदान के बाद जो शोक की लहर चली थी देश में, कांग्रेस के पक्ष में हवा बनी थी और राजीव गांधी के चेहरे पर 400 से ज़्यादा सीटें तो कांग्रेस ले चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि अब की बार 400 पार, लेकिन बड़ा फर्क है दोनों बातों में। जब 1984 का चुनाव हो रहा था तो उस समय जो चेहरा था वो राजीव गांधी का चॉकलेटी चेहरा था, राजीव गांधी का एक फेस था, राजीव गांधी एक नए नए राजनीति के अंदर आए हुए थे। और इधर जब बात चल रही है तो मोदी का चेहरा है, और मोदी के चेहरे के साथ में हालांकि वो तमाम सत्ता वाली चमक दमक तो है, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन 10 साल का वो सारा काम भी है जो जनता को कहीं चुभ रहा है। पिछले 5 साल में चले वो किसान आंदोलन भी हैं, पहलवानों के आंदोलन भी हैं, तमाम प्रकार के आंदोलन भी इसके अंदर हैं, चाहे वो आदिवासियों के हों। और लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। लेकिन अब जो मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा लगता था एक बार की तो जैसे कि इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से सरकार की एजेंसियां लगी हुई हैं, जिस प्रकार से सरकार की एजेंसियों का शिकंजा चल रहा है, चाहे वो झारखंड में चल रहा हो, चाहे वो बिहार में चल रहा हो, चाहे वो दिल्ली में चल रहा हो, चाहे वो तमाम देश के अंदर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, आज भी अगर आप देखें तो आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं उस समय भी सत्यपाल मलिक जी के निवास पर सीबीआई की रेड चल रही है। और तमाम इस प्रकार की जब बातें थी, जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो दूसरी बार विपक्ष तमाम अपनी कोशिश कर रहा था। देश में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला यात्रा निकाल चुके हैं। तो मान लीजिए कि सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई हैं। और ऐसे में जबकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव की आहट है, और एक तरफ एनडीए उनकी पार्टी में चल रहा है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो अन्य राज्य हो जहां जहां पर भी गठबंधन के अंदर और पार्टियां शामिल हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया के अंदर भी इस बात को लेकर बड़ी रार थी कि आखिर कैसे सब होगा। बड़ी चर्चाएं थी कि जिस प्रकार से आप टीवी चैनल्स को देखें अगर, तो जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो चमकते हुए चेहरे आया करते थे एंकर्स के, रोज तोड़ते थे गठबंधन को कि गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन बनने से पहले बिखर जाएगा। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से जो चल रहा है, आप उत्तर प्रदेश में देखें तो यूपी के अंदर गठबंधन तय हो गया। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। और अभी भी अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो गुंजाइश बाकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि क्योंकि अभी तक जयंत चौधरी फैसला नहीं कर पाए, जयंत चौधरी अपने बारे में यानी कि राष्ट्रीय लोकदल तय नहीं कर पाई कि वो एनडीए में जाए या कहां रुके। अगर दूसरी तरफ बात करें तो मायावती जी की तरफ भी अभी निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव करो या मरो वाला है। अगर यहां से बाहर निकलते हैं तो फिर आज आम आदमी पार्टी ने अपने गठबंधन की जो घोषणा लगभग हो गई, दिल्ली के अंदर तय हो गया कि दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा के लिए भी ये तय हुआ कि हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को देगी कांग्रेस। गुजरात के अंदर भी तय हुआ कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 2 लोकसभा की सीटें देगी। अगर ऐसा ही रहा तो मान लीजिए कि पंजाब के अंदर भी तय हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मान लीजिए कि फिर ये मजबूत
चुनौती हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सभी राज्यों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो। दिल्ली की सभी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद थे पिछली बार। वो तब थे जब उनका अकाली दल से गठबंधन भी हुआ करता था। लेकिन अब बदले हुए हालात के अंदर देख के चलें तो चर्चाएं तो थी कि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन को देखते हुए आप मान लीजिए कि गठबंधन होना मुमकिन नहीं है पंजाब के अंदर। अकाली दल बादल जो है, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ही बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, तो इस हालात में जब किसान एक बार, और खासकर पंजाब का किसान सड़कों पर है, किसान पूरे गुस्से में है, उनका जोश उबाल पर है, ऐसे में आप मान लीजिए कि पंजाब में अकाली दल बादल और बीजेपी का गठबंधन होना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अब पंजाब में भी सीट शेयरिंग हो सकती है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो हो गया, अगर इस गठबंधन के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की भी एंट्री हो गई, अगर ओम प्रकाश चौटाला की भी एंट्री हो गई, तो फिर आप मान लीजिए कि हरियाणा में भी ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देगा। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं कि 370 पार की बात पूरी कैसे होगी। वो तब जबकि 303 सीटों पर बीजेपी रह गई थी 2019 के चुनाव में, और वो उस समय जबकि तमाम उत्तर भारत के राज्यों के अंदर लगभग क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। ऐसे हालात में क्या 2019 भी दोहराना संभव हो पाएगा? हालांकि विपक्ष के लोग तो इसके अंदर कहते हैं कि ईवीएम की सेटिंग से शायद सब कुछ हो जाए। अब वो तो सरकार ही बता सकती है या विपक्ष के लोग ही देख सकते हैं कि ईवीएम के अंदर क्या होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो प्रजातंत्र के अंदर, जो जनतंत्र के अंदर जो जनता की वास्तविकता दिखती है वो कहीं ना कहीं मायने रखती है। अगर आप आगे चलें तो बिहार के अंदर भले ही नीतीश, मैंने आपसे बात बिहार की कर रहा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद भले ही नीतीश कुमार को इंडिया से ला करके एनडीए में शामिल तो करा लिया, लेकिन आज नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर लायबिलिटी बन चुके हैं, असेट्स नहीं है नीतीश कुमार कहीं से भी। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिस जोश के साथ में और उनकी विधानसभा के अंदर जो उनका भाषण था और उसके बाद जो उनकी केमिस्ट्री बनी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, तो आप मान लीजिए कि बिहार का मैथमेटिक्स चेंज कर देगी ये केमिस्ट्री। और मान लीजिए कि बिहार के अंदर जो 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 2019 के चुनाव के अंदर एनडीए गठबंधन को, उस गठबंधन के अंदर अब पार्टी तो एक आधी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आप मान लेना कि बिहार के अंदर किसी भी स्थिति में एनडीए अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भले ही शिवसेना को तोड़ करके और शरद पवार साहब की पार्टी को तोड़ करके बीजेपी ने अपना गठबंधन बना लिया हो, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा करके, और आज वहां पर भले ही बीजेपी के इशारे पर चलने वाली सरकार हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 दोहराना बीजेपी के लिए पूरी तरह नामुमकिन है, संभव ही नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर वो परिणाम वापिस आ जाए। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो भले ही अभी तक तो ममता बनर्जी वहां अकेला चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, वैसे तो ममता बनर्जी अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती और टक्कर दे रही हैं, लेकिन अगर जिस प्रकार के बातें चल पड़ी हैं वापस, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने, अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पूरी तरह तय कर लिया, इंडिया गठबंधन से पूरी तरह गठबंधन तय कर लिया, तो फिर मान लीजिए कि अब अरविंद केजरीवाल आगे भी प्रयास करेंगे। और अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की जो नज़दीकियां हैं वो कहीं छुपी नहीं है। और अगर पश्चिम बंगाल के अंदर भी कांग्रेस और ममता बनर्जी का, यानी कि तृणमूल कांग्रेस का ही गठबंधन ठीक से बैठ गया, तो फिर आप मान लेना कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी बीजेपी वो प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। अगर अन्य राज्यों में चलें, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो अन्य राज्य हो, साउथ की तो बात छोड़ दीजिए, साउथ की बात तो आप यूं छोड़ दीजिए कि साउथ के स्टेटों में तो भले ही राम मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी जी मंदिर घूम आए हों, लेकिन इसके बावजूद भी साउथ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कोई असर या प्रभाव होता अभी तक दिख नहीं रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भाजपा पुराना प्रदर्शन कर पाएगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर जाएं तो वहाँ मणिपुर है जो आज तक जल रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर जाएं तो असम है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2019 में। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ भले ही खूब दम ठोक रहे हों,
लेकिन 2019 का, चाहे वो विधानसभा का चुनाव था, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, अगर वोट परसेंटेज, वोट शेयरिंग में आप देखें तो फिर कांग्रेस बीजेपी से कहीं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं थी। लगभग 1 से 1.5% का वोट शेयरिंग में फर्क था। और अब जब राहुल गांधी वहाँ असम में यात्रा लेकर के पहुँचे थे, जिस प्रकार से असम के अंदर चाहे उस यात्रा के खिलाफ FIR हुई, चाहे वो बैरिकेटिंग करके यात्रा को रोका गया, तो कहीं ना कहीं वो भी बताने के लिए काफ़ी था कि असम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट स्थिति में, पहले वाली स्थिति में तो कम से कम नहीं है, जिस प्रकार राहुल गांधी को रोका गया। और अगर आगे बात करें तो सबसे जो प्रमुख बात आ जाएगी, राजस्थान की बात होगी, मध्य प्रदेश की बात होगी, छत्तीसगढ़ की बात होगी। आप मध्य प्रदेश में मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 1 सीट कम मिली थी 28 में से, उसको क्लीन स्वीप करने के लिए अब की बार कमलनाथ जी को और उनके बेटे नकुलनाथ को भाजपा में लाने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। तमाम सोशल मीडिया चाहे चैनल्स हों और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो तमाम अखबार हों, भरे हुए थे कि कमलनाथ किस प्रकार कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के नाथ बन रहे हैं। लेकिन कमलनाथ ने उस सारी केमिस्ट्री को फेल कर दिया और मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ मैथमेटिक्स चेंज होगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो बीजेपी पिछली बार 1 सीट हारी थी छिंदवाड़ा की, जिसे वो पाने के लिए अपना ईडी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अगर कमलनाथ और सारी पार्टी के लोग एक बार फिर मिलकर लग जाएंगे तो फिर वहां भी कुछ डेंट दे सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का चुनाव परिणाम था विधानसभा का, भले ही कांग्रेस चुनाव हारी, भले ही 70 सीटें रह गई थी, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आगे रही। और अगर वो चुनाव परिणाम कहीं लोकसभा के अंदर दोहरा गया तो फिर राजस्थान के अंदर 2019 में जो 25 की 25 सीटें जीत ली थी बीजेपी ने, वहां फिर दिक्कत हो जाएगी। गुजरात के अंदर भी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहीं डेंट देने की कोशिश की, हालांकि गुजरात क्लीन स्वीप था, और हम आज भी मान लें कि क्योंकि गुजरात से ही सरकार देश की चलती है तो गुजरात तो आज भी भले क्लीन स्वीप मान लें, लेकिन और राज्यों में जहां बीजेपी को कहीं भी फायदा होता नहीं दिख रहा, तो ऐसे में वो क्या 303 तक भी पहुंच पाए जो पिछली बार थे, या 270 तक भी गाड़ी अटक सकती है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार बीजेपी अकेले 370 पार, और लेकिन जिस प्रकार से अब संकेत सामने आने लगे हैं और जिस प्रकार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे वो गठबंधन और ज़्यादा आकार लेंगे, सीट शेयरिंग पर बातचीत होंगी, आमने सामने की भिड़ंत होंगी। अगर कहीं ऐसा ही हुआ तो फिर कहीं ये सपना ना रह जाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।